चलिए बाबा, अब हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट। चलिए शुरू करते हैं। सर किस टाइप का चैप्टर है? एग्जाम पर्पज से अगर देखा जाए बी ग्रेडेड भी बोल सकते हो। इंपोर्ट प्रोसीजर, चलिए समझना शुरू करते हैं। आ जाइए, जब भी इंपोर्ट होता है इंडिया में, समझ लीजिए यूएस का पोर्ट है और ये इंडियन पोर्ट है। अब इंपोर्ट होने के लिए कौन से ज्यादा बहुत सारे सेक्शंस आते हैं, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सर पहला पहला सेक्शन समझ लीजिए, यूएस से गुड्स इंडिया आ रहे हैं, तो हम बात करेंगे पहले 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 सेक्शन के बारे में। जो सबसे पहला सेक्शन यहां आता है वो आता है सेक्शन नंबर 29। एवरीवन ओवर हियर, सेक्शन नंबर 29 बोलता है जब भी आप इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहे हो तो सर सेक्शन नंबर 29 जो पहला पहला सेक्शन है वो बोलता है लैंडिंग और कॉलिंग होना चाहिए। लैंडिंग और कॉलिंग मतलब प्लेन से लैंड कर रहे हो या जहाज से आ रहे हो तो लैंडिंग और कॉलिंग एट ए कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन ही होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है एक्सेप्शन है। समझ लीजिए आप समुद्र से आ रहे हो और सर कोई वेदर खराब होने के कारण आप कहीं और चले गए अदर देन ए कस्टम पोर्ट, क्या आप कर सकते हो? तो इन्होंने बोला है जब भी इंडिया हो पहली पहली बार हमेशा कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट पे आना। लेकिन सर समझ लीजिए, सर ये कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट कौन सा होता है जिसको सीबीआईसी नोटिफाई कर रखा है एज ए कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट? अगर सर समझ लीजिए स्ट्रेस ऑफ वेदर वगैरह हो गया तो ये बोल रहे हैं इफ कंपेयर्ड बाय एक्सीडेंट, स्ट्रेस ऑफ वेदर, अदर अनअवॉइडेबल कॉज, तो सर आप कहीं और भी जा सकते हो अदर देन ए कस्टम पोर्ट। अदर देन ए कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट आप जा सकते हो, लेकिन बेटा याद रखिएगा जहां भी जाओ वहां के नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर या पुलिस इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर देना कि सर ऐसा ऐसा तकलीफ था इसलिए हम यहां आ गए हैं, और अगर वो मांगे तो अपना लॉग बुक भी प्रोड्यूस कर देना। उसके बाद और सर आपको अलाउ नहीं करना है किसी को भी विदाउट कंसेंट गुड्स अनलोड करना, या सर कोई बोल रहे हैं मैं घर जा रहा हूं, घर जाना वगैरह अलाउ नहीं करना है। लेकिन सर अगर आप देख रहे हो कि सर समझ लीजिए जो शिप है उसमें आग लगी हुई है तो बेटा सबको बोलिए सामान लो और घर जाओ। सर अगर नेसेसरी फॉर रीजन ऑफ हेल्थ, सेफ्टी, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी है तो सर नथिंग शैल प्रोहिबिटेड डिपार्चर ऑफ क्रू, पैसेंजर एंड रिमूवल ऑफ गुड्स। सर अगर आग की बात है, समझ लीजिए वहां पे फायर लगा हुआ है शिप में, एयरक्राफ्ट में, तो बेटा सामान ले और घर जा। ठीक है सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 29 बोलता है आना है तो कस्टम एयरपोर्ट और पोर्ट पे आना है, कोई और स्टेशन पे भी जा सकते हो, लेकिन सर कोई और जगह भी चले गए तो आपको नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर या पुलिस इंचार्ज को इन्फॉर्म रखना है। उसके बाद सर जब आप आ रहे हो तो जो भी पर्सन इंचार्ज है, अगर गुड्स इंपोर्ट हो रहा है बाय वेसल तो पर्सन इंचार्ज मास्टर को बोलते हैं, अगर गुड्स आ रहे हैं बाय एयरक्राफ्ट तो कमांडर और पायलट को बोला जाता है पर्सन इंचार्ज, अगर सर रेल के थ्रू आ रहा है कंडक्टर या गार्ड को बोला जाता है पर्सन इंचार्ज, सर अगर और कोई चीज से आ रहा है ट्रक वगैरह से तो ड्राइवर को बोला जाता है पर्सन इंचार्ज। उसके बाद अब जब भी आप आ रहे हो तो पर्सन इंचार्ज के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट किया गया है कि वो सेक्शन नंबर 30 बोलता है कि जब भी आप आ रहे हो आपको अपना डिलीवरी ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट देना है या इंपोर्ट मैनिफेस्ट देना है, या सर कन्वेंस वगैरह के केस में, रोड के केस में बेसिकली इंपोर्ट मैनिफेस्ट देना है। ये कौन देगा? पर्सन इंचार्ज देगा, या पर्सन इंचार्ज का कोई भी समझ लीजिए शिपिंग कंपनी जो है वो दे देते हैं बेसिकली। ठीक है, और एनी अदर पर्सन। उसके बाद सर अगर गुड्स वेसल से या एयरक्राफ्ट से आ रहा है तो अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट प्रायर टू अराइवल देना पड़ेगा, टू बी प्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है सर, आने से पहले इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट करना है। लेकिन सर व्हीकल से अगर आप आ रहे हो, रास्ते से आ रहे हो तो इंपोर्ट रिपोर्ट देना पड़ता है, 12 घंटे में देना पड़ता है। अराइवल के बाद दोगे तो भी चलेगा, एंड मैनुअल फाइलिंग अलाउड रहता है। उसके बाद आता है सर अगर हमने कोई डिले कर दिया, हमें जो अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट वगैरह देना था, इसमें अगर कोई देरी हो गई तो बेटा देरी हो गई तो पेनल्टी लगेगा लेस देन इक्वल टू ₹50,000, मतलब पेनल्टी अप टू 50,000 का लगाया जा सकता है। और बिलेटेड फाइलिंग हमेशा अलाउ तभी किया जाएगा जब वैलिड ग्राउंड्स रहेंगे। और सर एक बात बताइए, क्या मैं कोई अमेंडमेंट कर सकता हूं? इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट वगैरह अगर फाइल हो गया उसके बाद अमेंडमेंट करना है तो जा बेटा जा, ऑफिसर से बात कर। अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि सर इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट है और आपका कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है, तो वो आपको अमेंड करने अलाउ
कर सकता है। उसके बाद सर एक बात बताइए, सेक्शन नंबर 30 के बाद आता है सेक्शन नंबर 30A कि सर आप जब भी आ रहे हो इंडिया के बाहर से तो आपको पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन भी फाइल करना है। सर ये कौन देगा? अगेन पर्सन इन चार्ज देगा इन केस ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट बिफोर अराइवल देगा, और सर अपॉन अराइवल इन केस ऑफ व्हीकल लैंड रूट से आ रहे हो तो आने के बाद भी ये फाइल कर सकते हो। सर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन क्या होता है? पीएनआर इंफॉर्मेशन बेसिकली रिकॉर्ड होता है which is prepared by the operator of aircraft vessel and vehicle और ये और देयर एजेंट ये प्रिपेयर करते हैं, और इसमें बेसिकली पैसेंजर्स का इंफॉर्मेशन रहता है। और सर अगर समझ लिए पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन एंड सर ये जो मैनिफेस्ट है ये फाइल नहीं किया गया तो विद इन टाइम, तो बेसिकली बोल रहे हैं डिले इन फाइलिंग विदाउट कॉज पेनल्टी लगेगा लेस देन इक्वल टू 50,000 रुपीज। मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 29, आना है तो कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट पे ही आना है। आने से पहले सर आपको फाइल करना है डिलीवरी, आपको आने से पहले फाइल करना है इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट या सर अराइवल मैनिफेस्ट फाइल कर देना है। और सर एक और मैं आपने बोला कि पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन भी आपको फाइल करना है। अब बेटा आप आ गए पोर्ट पे, अब आप आ गए पोर्ट पे, समझ लीजिए एयरक्राफ्ट का मामला है तो एयरक्राफ्ट के केस में, और लैंड का मामला है तो लैंड रूट में जब व्हीकल आता है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन नंबर 31 एंट्री इनवर्ड की बात करता है जो शिप वगैरह के केस में ही एप्लीकेबल है। मैं जो आपको इंपोर्ट यहां पे प्रोसीजर पढ़ा रहा हूं वो सबके एंगल से पढ़ा रहा हूं, वो सबके एंगल से पढ़ा रहा हूं, मतलब चाहे आप लैंड रूट से आ रहे हो, चाहे आप रेल रूट से आ रहे हो, चाहे आप एयर रूट से आ रहे हो, चाहे आप वेसल से बना हुआ है यहां पे, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो सेक्शन नंबर 29, सेक्शन नंबर 30, 30A था वो सारे केस में एप्लीकेबल होता है। ठीक है सर। अब लेकिन सेक्शन नंबर 31 की जब आप बात करोगे, आप जब एक बार पोर्ट पे आ गए, आप जब एक बार पोर्ट पे आ गए तो आप अनलोडिंग फ्रॉम ए शिप ऐसे ही चालू नहीं कर सकते। शिप से अनलोडिंग करने के लिए आपको एक अनलोडिंग का परमिशन चाहिए होता है। एंट्री इनवर्ड इज ए रिटर्न परमिशन टू अनलोड, ये आपको मिलेगा। कौन देगा? मास्टर shall not permit unloading without entry inward और no entry inward shall be given without arrival और import manifest। जब आप आने से पहले arrival manifest, import report फाइल, import manifest फाइल किए थे, उसके फाइल किए बिना आपको entry inward नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। उसके बाद entry inward is not required in case of unloading crew members, passenger baggage, mail bags, एनिमल्स, पेरिशेबल और हजार्डस गुड्स का केस में एंट्री इनवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है सर। उसके बाद एंट्री इनवर्ड व्हीकल और एयरक्राफ्ट के केस में भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सिर्फ वेसल के केस में एंट्री इनवर्ड आता है। अब सुनिए, अब सर इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 32, 33, 34। सर सेक्शन नंबर 32, 33, 34 क्या बोलता है? 32, 33, 34 GPS की बात करता है। जी मतलब गुड्स, ये बोल रहे हैं वही गुड्स अनलोड किए जाएंगे। सेक्शन नंबर 32 बोलता है वही गुड्स अनलोड होंगे जिनको इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट में बताया गया था, उन्हीं गुड्स का अनलोडिंग किया जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 33 कि अनलोडिंग होगा एट अप्रूव प्लेस, जो लैंडिंग प्लेस होता है वहीं पे अनलोडिंग होगा। अनलोडिंग एट अप्रूव प्लेसेस ओनली, दैट इज लैंडिंग प्लेस जो होता है वहीं पे अनलोडिंग किया जाएगा। ऐसा नहीं कहीं भी अनलोड करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। उसके बाद सेक्शन नंबर 34 आता है अनलोडिंग जब होगा तो ये ऑफिसर का सुपरविजन में होगा, ऑफिसर जो खड़ा रहेगा उसी के सामने अनलोडिंग करना है। अनलोडिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर, ये आपको करना है। अब उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 35। समझ लीजिए ये मदर वेसल यहां तक आ गया। अब मदर वेसल से अनलोडिंग करनी है। अब सर मदर वेसल से जब अनलोडिंग करनी है तो ये क्या बोल रहे हैं यहां पे? सेक्शन नंबर 35 बोलता है कि समझ लीजिए मदर वेसल यहां पोर्ट पे नहीं आ पा रहा, तो मदर वेसल से जब अनलोडिंग करनी थी हमने क्या किया? छोटी छोटी बोट्स का यूज कर लिया। अब ये छोटे बोट्स में जब आप गुड्स को लेके जाओगे ना तो रास्ते में आपको कस्टम ऑफिसर पकड़ेंगे, उनको आपको दिखाना होगा बोट नोट। तो यही बोल रहा है कि सर सेक्शन नंबर 35 नो गुड्स शैल बी वाटरबॉर्न अनलेस अकंपनीड बाय ए बोट नोट, मतलब आप जो छोटी छोटी बोट्स का यूज करोगे, ये मदर वेसल से गुड्स अनलोड करके लेके जाओगे, रास्ते में आपको कस्टम ऑफिसर रोकेंगे और उनको आप बोट नोट दिखा जाएगा। बोट नोट एक ऑथराइजेशन है कि सर आप ऑथराइज्ड हो टू टेक द गुड्स अलोंग विथ यू, ये दिया जाता है। बोट नोट आपको दिया जाता है कि सर बोट नोट प्रॉपर ऑफिसर देता है। और ये जो छोटी छोटी बोट है इनको स्मॉल बोट भी बोलते हैं, बार्ज भी बोलते हैं और लाइटर्स भी बोलते हैं। अब जो आपके एक बार गुड्स यहां पहुंच गए, एक बात का ध्यान रखिएगा, अनलोडिंग हॉलीडेज और आफ्टर ऑफिस आवर्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए आपको अनलोडिंग कराना है ऑन ए हॉलीडे या आफ्टर वर्किंग आवर्स तो आपको देना पड़ेगा एक नोटिस प्लस मर्चेंट ओवरटाइम फीस।
क्या आपको याद है मर्चेंट ओवरटाइम फीस जो लगता है उस पर जीएसटी एक्ट में जीएसटी एग्जम्प्टेड है। ठीक है सर। उसके बाद नो फीस फॉर अनलोडिंग ऑफ बैगेज एंड मेल बैग्स, बैगेज और मेल बैग्स वगैरह के लिए कोई मर्चेंट ओवरटाइम फीस वगैरह पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद यहां बोल रहा है अब ये शिप से सारा अनलोडिंग हो गया, अब ये शिप जाएगा, जाते हुए आपको बाय बाय बोलेगा। और सेक्शन नंबर 42 बोलता है कोई भी शिप इंडिया से नहीं जाएगा जब तक उन्हें एक रिटर्न ऑर्डर दैट इज द डिपार्चर ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर नहीं दे देता है। क्या आप मेरे साथ हैं सब? फटाफट बोलिए हमने अभी तक क्या क्या सेक्शन पढ़ा। हमने अभी तक पढ़ा सेक्शन नंबर 29। आना है तो कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट पे आना है। आने से पहले या आने के 12 घंटे बाद विद इन केस ऑफ व्हीकल आपको देना है अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट, यस सर, या इंपोर्ट रिपोर्ट देना है। उसके बाद सर पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर क्रू अराइवल मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन भी आपको देना है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 31 कि आ गए हो तो बेटा एंट्री इनवर्ड। उसके बाद आता है सर आपको मतलब बेसिकली इन केस ऑफ वेसल्स ओनली एंट्री इनवर्ड का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद आता है 32 जो अप्रूव्ड गुड्स है, जो आपने मैनिफेस्ट में लिखा था, इंपोर्ट रिपोर्ट में लिखा था, उसी को अनलोड करना है। 33 क्या बोल रहा है? अप्रूव्ड प्लेसेस पे ही अनलोडिंग होना है। एंड सेक्शन नंबर 34 बोल रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर ही अनलोडिंग होना है। उसके बाद सर अगर बड़ी शिप नहीं आ सकती, छोटे छोटे शिप को यूज कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ बोट नोट। और सर मुझे अगर अनलोडिंग ऑन ए हॉलीडे कराना है या आफ्टर ऑफिस आवर्स कराना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा सर? उसके लिए बोला गया है यहाँ पे मर्चेंट ओवरटाइम फीस और एक नोटिस देना पड़ेगा। आप जा रहे हो तो बाय बाय बोलते समय एक रिटर्न ऑर्डर, डिपार्चर ऑर्डर लेके जाइएगा। एवरीवन ओवर हियर नाउ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। उसके बाद अब सुनिए, आपके जो गुड्स यहां पे अनलोड हो गए हैं उन गुड्स को मैंने यहां रख दिया, और सेक्शन नंबर 45 बोलता है कि सर गुड्स आफ्टर अनलोडिंग टिल क्लियरेंस शैल रिमेन विद द कस्टोडियन। गुड्स एक बार अनलोड हो गए तो उसके बाद किसके पास रहेंगे? कस्टोडियन के पास रहेंगे। कस्टोडियन क्या करेगा? रिकॉर्ड्स रखेगा। ये जो कस्टोडियन होते हैं अदानी ग्रुप वगैरह, ये रिकॉर्ड्स रखेंगे एंड अलाउ नहीं करेंगे किसी को भी रिमूव करना। लेकिन अगर गुड्स चोरी हो गए तो सर दे शैल बी लायबल टू पे द ड्यूटी ऑन द पिल्फर्ड गुड्स। हमेशा याद रखिएगा पिल्फर्ड गुड्स के ऊपर लायबिलिटी होगा ऑफ द कस्टोडियन। अब इधर दो टाइप के कस्टोडियन आते हैं। एक होता है कस्टोडियन जिसको सेक्शन नंबर 45 ऑफ द कस्टम एक्ट में कमिश्नर अपॉइंट करता है। हमेशा याद रखिएगा सेक्शन नंबर 45 में जो कस्टोडियन अपॉइंटेड है अंडर द कस्टम एक्ट वही लायबल होता है टू पे ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स, क्योंकि सेक्शन नंबर 45 उसी पे एप्लीकेबल होता है जो एक प्राइवेट कस्टोडियन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन नंबर 45 होता है, और उसी के ऊपर लायबिलिटी होता है अगर गुड्स पिल्फर हो गए। अब एक और टाइप का कस्टोडियन होता है जिसे हम बोलते हैं मेजर पोर्ट ट्रस्ट के अंदर जब एक कस्टोडियन अपॉइंट होता है तो सर मेजर पोर्ट ट्रस्ट के अंदर जो कस्टोडियन अपॉइंट होता है ही इज नॉट लायबल टू पे ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स। इस बात का ध्यान रखिएगा। पिल्फर्ड गुड्स के ऊपर लायबिलिटी किसका आता है? पिल्फर्ड गुड्स के ऊपर ड्यूटी लायबिलिटी सिर्फ प्राइवेट कस्टोडियन का आता है जिसको कमिश्नर अपॉइंट करता है अंडर सेक्शन नंबर 45। अगर मेजर पोर्ट ट्रस्ट के अंदर कोई कस्टोडियन अपॉइंटेड है तो वो पिल्फर्ड गुड्स के ऊपर ड्यूटी लायबिलिटी उसका नहीं आता। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? चले आगे। हाँ, अब जब आपको गुड्स क्लियर कराने हैं तो आप क्या करोगे? आप इंपोर्टर गुड्स कैसे क्लियर कराओगे वो मैंने पूरा प्रोसेस यहां पे लिखा है। ये प्रोसेस जो है वो गुड्स क्लियर कराने का है। चलिए जल्दी प्रोसेस देख लेते हैं। अब आपके गुड्स आ चुके हैं, आप इंपोर्टर हो, आपको गुड्स छुड़ाने हैं, कस्टोडियन के पास आपके गुड्स है, तो कैसे गुड्स को क्लियर कराओगे? तो सर पहले बात इंपोर्टर क्या करेगा? ऑनलाइन जाएगा। इंपोर्टर ऑनलाइन जाएगा और एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। हमेशा याद रखिएगा वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा व्हाइट फॉर होम कंजम्पशन। वेयर हाउस में डालना है तो येलो, वेयर हाउस से क्लियर कराना होता है तो ग्रीन। मैंने बस बिल ऑफ एंट्रीज के बारे में बता दिया, ठीक है सर। उसके बाद अब वो एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, और बिल ऑफ एंट्री हमेशा फाइल करना पड़ता है टू बी फाइल्ड बिफोर द एंड ऑफ द डे इंक्लूडिंग हॉलीडे प्रीसीडिंग द डे ऑन विच द कन्वेंस अराइव्स एट द क्लियरेंस पोर्ट। तो बेटा बात याद रखिएगा, अगर पोर्ट पे आज शिप आने वाला है तो उसके एक दिन पहले तक आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा बिल ऑफ एंट्री एक दिन पहले फाइल हो जाना चाहिए। यही लिखा है यहां पे टू बी फाइल्ड बिफोर द एंड ऑफ द डे इंक्लूडिंग हॉलीडे। चाहे हॉलीडे भी हो फिर भी
preceding the day on which the conveyance arrives at the clearance port। मतलब आज अगर क्लियरेंस पोर्ट पे शिप आने वाली है उसके एक दिन पहले, बिफोर द एंड ऑफ द डे, आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना चाहिए। उसके बाद बोर्ड के पास डिफरेंट टाइम लिमिट देने का पावर भी है, लेकिन वो अगर बोर्ड एक्सरसाइज करती भी है वो पावर, तो सर जिस दिन वो शिप अराइव हुई उस दिन तक आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना चाहिए, ऐसा बोर्ड बोल सकती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आज शिप अराइव हुई उसके एक दिन पहले तक आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना चाहिए। और यही बोला है। उसके बाद बोलते हैं क्या प्रायर बिल ऑफ एंट्री अलाउड है? यस बाबा, ये पॉइंट का भी ध्यान रखिएगा, प्रायर बिल ऑफ एंट्री भी अलाउड है 30 डेज प्रायर टू द एस्टिमेटेड डेट ऑफ अराइवल। एस्टिमेटेड डेट ऑफ अराइवल से 30 डेज प्रायर भी बिल ऑफ एंट्री फाइल हो सकता है, जिसे हम प्रायर बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। समझ लीजिए मेरे गुड्स इंडिया में अराइव हो गए और मेरे गुड्स जब पोर्ट पे अराइव हो गए, अब मुझे उन्हें क्लियर कराना है, लेकिन मैं उन्हें क्लियर करा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मुझे तो गुड्स को क्लियर करा के घर ही लेके जाना है, लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं ऑफिसर को क्या बोलूंगा, सर 2-4 दिन में मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, कुछ दिनों के लिए क्या आप गुड्स को कस्टम वेयरहाउस में रख सकते हो? ठीक है, मैं बॉन्ड वगैरह नहीं दूंगा, बस कुछ दिन के लिए रख लीजिए, क्योंकि अगर पोर्ट पे मेरे गुड्स पड़े रहे तो डेमरेज चार्जेस काफी यूज हो जाएंगे। तो सर आप कुछ दिनों के लिए मेरे गुड्स को निकाल के आप वेयरहाउस में रख लीजिए, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में रख लीजिए सर। तो सर ऑफिसर क्या करेगा, यहां से गुड्स को उठा के कुछ दिनों के लिए, यहां से गुड्स को उठा के कुछ दिनों के लिए कस्टम वेयरहाउस में रख देगा, आपसे बॉन्ड वगैरह नहीं मांगेगा। लेकिन सर इस पे वेयरहाउसिंग के प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं होंगे और आपके गुड्स वेयरहाउस भी हो गए, मतलब वेयरहाउसिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हुआ, मतलब आपसे बॉन्ड वगैरह नहीं लिया गया, करेक्ट। तो सर आपके गुड्स को फिर भी वेयरहाउस में कुछ दिनों के लिए रख दिया गया, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वेयरहाउसिंग। विदाउट वेयरहाउसिंग भी ऑफिसर चाहे तो आपको अलाउ कर सकता है कि अगर आपके गुड्स आ गए यहां पे और आपके लिए क्लियर कराने के लिए डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए ऑफिसर को परमिशन लेके आप गुड्स को कस्टम वेयरहाउस में रख सकते हो और आपके ऊपर कस्टम के जो वेयरहाउसिंग के प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। एंड इसीलिए हम बोलते हैं वेयरहाउसिंग हो गया आपका विदाउट वेयरहाउसिंग प्रोविजंस बीइंग एप्लीकेबल ऑन यू, इसीलिए इसे बोला जाता है वेयरहाउसिंग विदाउट वेयरहाउसिंग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे तो सेल्फ असेसमेंट करोगे कि कस्टम ड्यूटी इज इक्वल टू वैल्यू इंटू रेट ऑफ ड्यूटी इंटू रेट ऑफ एक्सचेंज। यस सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, तो आपने सेल्फ असेसमेंट किया, सेल्फ असेसमेंट करने के बाद सर आपने ड्यूटी पे कर दिया। याद रखिएगा ड्यूटी पेमेंट करना है ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो ऑनलाइन, उसी दिन आपको ड्यूटी का पेमेंट भी करना है। बिल ऑफ एंट्री जिस दिन दे रहे हो उसी दिन आपको ड्यूटी का पेमेंट करना है। और सर अगर आपने लेट कर दिया, आज बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किया और ड्यूटी नहीं दिया, तो 15% इंटरेस्ट लगेगा। और सर और एक पॉइंट है कि डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी अलाउड। सर ये डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी क्या होता है? पोस्ट पेड फैसिलिटी बाबा, पोस्ट पेड फैसिलिटी। ये क्या होता है कि सर गवर्नमेंट बोलता है कुछ कुछ लोगों के केस में पहले क्लियर करा ले, बाद में पेमेंट कर देना, मतलब पोर्ट पे कंजेशन मत कर, गुड्स छुड़ा और घर लेके जा, गुड्स छुड़ा और घर के लेके जा, इसलिए बोलते हैं इसे डेफर्ड पेमेंट, मतलब पोस्ट पेड फैसिलिटी। ये क्या होता है? ये पहला बात तो एलिजिबल लोग सिर्फ होते हैं ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर टायर 2 एंड टायर 3। ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर टायर 2 एंड टायर 3 सिर्फ एलिजिबल होते हैं, एंड ऑथराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग को भी एलिजिबल किया गया है। अब सुनिए, अब ये जो लोग हैं इन लोग को पोस्ट पेड फैसिलिटी अलाउ किया है, पहले क्लियर करा लो, ड्यूटी बाद में दे देना। तो सर इन लोग के लिए ड्यू डेट क्या होता है? इनका जो भी बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है, बेसिकली जिनको ऑफिसर ने चेक कर लिया है, अब वो 1st to 15th के बीच में जो फाइल हुआ उसके लिए 16th, 1st to 15th जो फाइल हुआ है उसके लिए 16 ड्यू डेट होगा। जो भी ड्यूटी का पेमेंट करना है 16 तारीख को कर दीजिएगा। 16 से लास्ट ऑफ द मंथ तक जो भी बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ है उनके लिए नेक्स्ट मंथ का 1st होगा। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, 16 से 31 मार्च 31st ऑफ मार्च के लिए सिर्फ 31st ऑफ मार्च ही ड्यू डेट रहेगा। और सर अगर आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा 15% पर एनम। और सर अगर आपने पेमेंट लैप्स कर दिया, मतलब आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया, ग्रेटर देन वंस इन 3 मंथ, ग्रेटर देन वंस इन 3 मंथ, तो सर आपका ये जो फैसिलिटी है इसको विथड्रॉ कर लिया जाएगा। उसके बाद ये था डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी। एक होता है जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे उस दिन पेमेंट करोगे, एक डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी भी मिलता है। और एक पॉइंट यहां मैंने लिखा है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, मतलब मैनुअल पेमेंट आप नहीं कर सकते, ऑनलाइन ई पेमेंट ही करना है। तो सर ई पेमेंट किसके लिए मैंडेटरी होता है? अगर आप हो
अंडर अक्रेडिटेड क्लाइंट प्रोग्राम, एसीपी, अक्रेडिटेड क्लाइंट प्रोग्राम, या फिर आप कोई भी हो जो बिल ऑफ एंट्री वे ड्यूटी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 आप फाइल कर रहे हो, अगर ड्यूटी मोर देन 10,000 है तो ई पेमेंट मतलब ऑनलाइन पेमेंट करना मैंडेटरी है। उसके बाद सर आप एक बार पेमेंट कर दिए, जाइए कस्टम्स में अपना बिल ऑफ एंट्री दिखाइए, बिल ऑफ लेडिंग दिखाइए, इनवॉइस दिखाइए, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अगर है तो दिखाइए, पेमेंट चालान जो है वो दिखाइए। अब क्या होगा, ऑफिसर वेरिफिकेशन करेगा। अगर ऑफिसर जब वेरिफिकेशन करेगा तो वो इंस्पेक्शन गुड्स का भी करेगा और सर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट करेगा। अगर उसे सब कुछ सही लगा तो यस सर, तो वो आपको दे देगा एक क्लियरेंस ऑर्डर। अगर गुड्स प्रोहिबिटेड नहीं है, ड्यूटी और चार्जेस जो आपने दे दिए हैं, तो अब आप एक काम कीजिए, क्लियरेंस ऑर्डर लेके जाइए इस कस्टोडियन के पास और माम ले बेटा तेरा क्लियरेंस ऑर्डर, और आपको गुड्स लेके घर जाने देगा। समझ लीजिए सेल्फ असेसमेंट उसे सही नहीं लगा तो ऑफिसर क्या करेगा, एक रीअसेसमेंट कर देगा। रीअसेसमेंट करते हुए आपको बोलेगा आपने दिया 1 लाख, देना चाहिए था 1,10,000, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा ड्यूटी दीजिए, जो आपको ड्यूटी देना है डिफरेंशियल विद इन 1 डे, जिस दिन वो बिल ऑफ एंट्री आपको चेक करके रिटर्न करे, 1 दिन में आप ड्यूटी पेमेंट कर दीजिए। कर दिया तो वो आपको एक क्लियरेंस ऑर्डर दे देगा। अगर आपने सारा पेमेंट कर दिया और गुड्स प्रोहिबिटेड नहीं है तो क्लियरेंस ऑर्डर मिल गया, जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। कस्टोडियन को दिखा और वो बोलेगा जा अपना गुड्स लेके घर चले जा। उसके बाद एक सेक्शन नंबर 48 भी मैंने एडिशनल यहां लिख के रखा है कि सर अगर आपके गुड्स कस्टम पोर्ट पे आ गए, क्लियर भी नहीं कराए, तो इफ गुड्स आर नॉट क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, या वेयरहाउस भी नहीं किए, गोडाउन में नहीं डाले कस्टम के, या ट्रांसशिप भी नहीं किए विद इन 30 डेज फ्रॉम अनलोडिंग, तो कस्टोडियन क्या करेगा, आपको एक नोटिस देगा। और कस्टोडियन मतलब जिसकी कस्टडी में ये गुड्स है, बेसिकली आजकल अदानी ग्रुप वगैरह जो मेंटेन करते हैं पोर्ट को, ठीक है, तो आपको एक नोटिस दिया जाएगा, प्रॉपर ऑफिसर का परमिशन लिया जाएगा और आपके गुड्स को बेच दिया जाएगा। उसके बाद ये बोल रहे हैं एनिमल्स पेरिशेबल एंड हजार्डस गुड्स में विद द प्रॉपर ऑफिसर का परमिशन बी सोल्ड एनी टाइम। आर्म्स एंड एमुनेशन, ऐसा तो नहीं है कि दुकान लगा ली और सबको बेच दिया। आर्म्स एंड एमुनेशन का केस में आर्म्स एंड एमुनेशन मे बी सोल्ड एट सच टाइम प्लेस इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी आर्म्स एंड एमुनेशंस को वैसे ही डील किया जाएगा। ये जो इंपोर्ट प्रोसीजर का चार्ट है, इंपोर्ट चैप्टर आपके लिए चाहे बी ग्रेडेड हो, इंपोर्ट प्रोसीजर का जो चार्ट है वो मैंने आपको समझा दिया। मुझे लगता है इंपोर्ट प्रोसीजर का चार्ट एग्जाम पर्पस के लिए ए ग्रेडेड मान सकते हैं। आर वी ऑल 100% क्लियर? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट प्रोसीजर। सर एक्सपोर्ट प्रोसीजर में क्या होता है, चलिए फटाफट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट प्रोसीजर स्टार्ट होता है, पहले एक एक्सपोर्टर होता है। सर एक्सपोर्टर क्या करेगा, एक्सपोर्टर पहले ऑनलाइन जाएगा, एक शिपिंग बिल फाइल करेगा, शिपिंग बिल फाइल करेगा इन केस ऑफ सी और एयर, बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करेगा इन केस ऑफ लैंड रोड, ठीक है सर, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा ऑन द आइस गेट का पोर्टल, ठीक है सर। मैं शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करूंगा, उसके साथ आप अपना सेल्फ असेस करोगे जो भी ड्यूटी आपको एक्सपोर्ट के केस में पे करना है, प्लस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है। जनरली एक्सपोर्ट का केस में कोई ड्यूटी नहीं होता है, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, अपना जो भी शिपिंग बिल है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट है, प्लस जो भी इनवॉइस है आपका, प्लस पेमेंट चालान है, वो लेके जाइए कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास। कस्टम डिपार्टमेंट का ऑफिसर क्या करेगा, इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स करेगा और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट करेगा। अगर गुड्स प्रोहिबिटेड नहीं है और ड्यूटी पेड है अलोंग विद ऑल द अदर चार्जेस व्हिच आर पेएबल, अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो बोलेगा जा बेटा जा एक्सपोर्ट कर दे, और आपको एक लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दे देगा विच इज ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ गुड्स विच इज ए लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। और सर अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो यहां पे वो रीअसेसमेंट कर देगा और आपको डिफरेंशियल ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके बाद जब आप डिफरेंशियल ड्यूटी पे कर दोगे उसी के बाद आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया जाएगा। बेटा ये जो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर होते हैं आजकल ये कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम ऑटोमेटिकली दे देते हैं बेस्ड ऑन रिस्क इवैल्यूएशन, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब मेरे पास लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गया है। अब सुनिए, अब यहां पे क्या होगा, जो ये शिपिंग कंपनीज होते हैं इनको भी एक एंट्री आउटवर्ड चाहिए होता है। बेसिकली प्लेन और लैंड रूट का केस में एंट्री आउटवर्ड की जरूरत नहीं होती है। तो सर तो अब यहां पे क्या होगा, ये जो मास्टर ऑफ द शिप है, बेसिकली शिपिंग कंपनी क्या करेगी, अब सेक्शन नंबर 39 बोलता है ऑफिसर के पास जाके एक एंट्री आउटवर्ड लेगी। तो सर ऑफिसर क्या करेगा, ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड टू ए वेसल। मास्टर ऑफ द शिप कभी भी मास्टर ऑफ द शिप अलाउ नहीं करेगा गुड्स टू बी लोडेड अनलेस लोडिंग ऑफ द गुड्स विदाउट एंट्री आउटवर्ड। सर एंट्री इनवर्ड क्या होता है, अनलोडिंग का परमिशन, एंट्री आउटवर्ड क्या होता है, लोडिंग का परमिशन, ठीक है। एंट्री आउटवर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बैगेज एंड मेल बैग्स एंड एंट्री आउटवर्ड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वेसल, ठीक है सर। अब
मास्टर ऑफ द शिप का पास एंट्री आउटवर्ड आ गया है, वो बोलेगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपने गुड्स लेके आ जाओ। तो जिसके जिसके पास लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो अपने गुड्स लाके इसे दे सकता है और गुड्स का लोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा देखिए, अब यहां पे लोडिंग ऑफ द गुड्स ऑन कन्वेंस फॉर एक्सपोर्टेशन। तो सर जैसे भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स का लोडिंग होगा। पर्सन इंचार्ज, जो भी पर्सन इंचार्ज होता है, मास्टर ऑफ द शिप, सर प्लेन का केस में पायलट, और सर लैंड रूट का केस में अगर आप देखोगे तो जनरली जो ड्राइवर होता है ही विल नेवर अलाउ, he will allow loading only if they are accompanied by a shipping bill in case of sea or air, bill of export और bill of transshipment। अगर ट्रांसशिपमेंट का मामला है तो bill of transshipment plus it should be duly passed by the proper officer, मतलब ऑफिसर ने लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया है तभी गुड्स का लोडिंग लेगा। ठीक है, इन केस ऑफ बैगेज एंड मेल बैग ओनली परमिटेड बाय द ऑफिसर, चलेगा, कोई क्लियरेंस ऑर्डर मतलब ड्यूली पास बाय द प्रॉपर ऑफिसर, अगर ऑफिसर ने परमिशन दे दिया तो भी चल जाएगा। डन सर। उसके बाद अब लोडिंग स्टार्ट होगा। बेटा बात याद रखना, जब लोडिंग होता है सेक्शन नंबर 33 और 34 यहां आता है, लोडिंग एट अप्रूव प्लेसेस ओनली होगा, लोडिंग अंडर द सुपरविजन होगा। ऑफिसर खड़ा रहेगा और सुपरवाइज करते रहेगा कि जो आपने बोला है वही आप लोड करके लेके जा रहे हो। फिर सेक्शन नंबर 35 आता है, नो गुड्स टू बी वाटरबॉर्न अनलेस, समझ लीजिए आप छोटी छोटी बोट्स का यूज करना चाहते हो तो यस आप छोटी छोटी बोट्स का भी यूज कर सकते हो। दे शुड बी अकंपनीड बाय ए बोट नोट। समझ लीजिए मदर वेसल बाहर दूर खड़ा है और छोटी छोटी बोट्स में आप लोड करके लेके जाना चाहते हो तो छोटी छोटी बोट्स यूज कर सकते हो, जिसे हम बार्ज या लाइटरेज भी बोलते हैं, बार्ज या लाइटर्स भी बोलते हैं। और सर बार्ज या लाइटर का भी यूज किया जा सकता है। और याद रखिएगा कोई भी लोडिंग नहीं होता ऑन हॉलीडे और आफ्टर वर्किंग आवर्स, एक्सेप्शन है, आप नोटिस दीजिए प्लस मर्चेंट ओवरटाइम फीस कीजिए। नोट, नो फीस और फॉर लोडिंग ऑफ बैगेज एंड मेल बैग्स, आपको कोई मर्चेंट ओवरटाइम फीस पे करने की जरूरत नहीं होती है इन केस ऑफ बैगेज एंड मेल बैग्स। उसके बाद अब एक बार जो गुड्स लोड हो गए उसके बाद ये पर्सन इंचार्ज क्या करेगा, पर्सन इंचार्ज फाइल करेगा एक डिपार्चर मैनिफेस्ट। याद रखिएगा बिफोर द डिपार्चर पर्सन इंचार्ज और एनी अदर पर्सन हु इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बेसिकली क्या होता है जो शिपिंग कंपनी का एजेंट होता है वही ये फाइल कर देता है बिफोर द डिपार्चर। बिफोर द डिपार्चर दे विल फाइल द डिपार्चर और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। इन केस ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया जाएगा। एक्सपोर्ट रिपोर्ट बिफोर डिपार्चर, इन केस ऑफ लैंड रूट एक्सपोर्ट रिपोर्ट फाइल किया जाएगा। इन केस ऑफ व्हीकल और ये मैन्युअली फाइल किया जाता है। उसके बाद अब ये जब ये डिपार्चर मैनिफेस्ट फाइल करते हैं, डिपार्चर रिपोर्ट फाइल करते हैं, उसके साथ पैसेंजर एंड क्रू डिपार्चर मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर PNR इंफॉर्मेशन भी फाइल किया जाता है। अगर डिले इन फाइलिंग हो गया विदाउट कॉज तो पेनल्टी अप टू 50,000 लगाया जाता है, चाहे सेक्शन नंबर 41 हो चाहे सेक्शन नंबर 41A हो। ठीक है सर। उसके बाद अब ये ऑफिसर बोलेगा भाग जाए यहां से, आपको सेक्शन नंबर 42 में एक डिपार्चर ऑर्डर दे दिया जाएगा। जैसे ही आपने डिपार्चर रिपोर्ट डिपार्चर मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, लैंड रूट का केस में जैसे बेसिकली व्हीकल का केस में आपने एक्सपोर्ट रिपोर्ट फाइल कर दिया और ऑफिसर अब आपको क्या बोलेगा, जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। नो कन्वेंस टू लीव विदाउट ए रिटन ऑर्डर, इश्यू ऑफ डिपार्चर ऑर्डर दैट्स ए रिटन ऑर्डर। पर्सन इन चार्ज ये आपको देगा एक डिपार्चर ऑर्डर कि जा बेटा जा, चले जा। और सर जब तक आपको डिपार्चर ऑर्डर नहीं मिलता है आपको इंडिया छोड़ के नहीं जाना है। पर्सन इन चार्ज टू परमिट कन्वेंस टू लीव आफ्टर प्रॉपर ऑफिसर इश्यूज ए डिपार्चर ऑर्डर। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। बस यही आपका एक्सपोर्ट का प्रोसीजर है। अब यहां मैंने सेक्शन नंबर 51A एंड सेक्शन नंबर 51B लिखा है। देखिए क्या बोल रहा है, पेमेंट ऑफ ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी एक्सेट्रा, एवरी डिपॉजिट टुवर्ड्स ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर सम, जैसे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर सम होता है। टिप्लो जैसे हम जीएसटी में पढ़ते हैं, टिप्लो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट, वैसे यहां पे डिप्लो होता है ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट विच इज पेएबल अंडर द कस्टम एक्ट और द कस्टम टैरिफ एक्ट और एनी अदर लॉ शैल बी क्रेडिटेड टू द ई कैश लेजर। मतलब पहले आप पैसे को ई कैश लेजर में डिपॉजिट कीजिए और उसके बाद जो भी ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर सम पेएबल है वो आप पे करोगे। तो सर आपको ई कैश लेजर का यूज करना है। जो ई कैश लेजर अंडर द कस्टम, जो आइस गेट का पोर्टल है उसमें आप ई कैश लेजर आपको दिया जाएगा और ई कैश लेजर के थ्रू आप ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट का पेमेंट करोगे। अमाउंट अवेलेबल इन द ई कैश लेजर मे बी यूज्ड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट अंडर द कस्टम एक्ट और कस्टम टैरिफ एक्ट और एनी अदर लॉ इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर एंड कंडीशन एंड प्रेस्क्राइब्ड टाइम। Balance in the e-cash ledger after the payment of duty, interest, penalty and fees may be refunded। जो आपके e-cash ledger में एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा रहेगा आफ्टर यू पे द ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट, उसके बाद
जो अमाउंट आपके ई कैश लेजर में पड़ा है उसका रिफंड भी आप ले सकते हो। लेकिन यहां पे अब छोटा सा अमेंडमेंट है, उसका आप ध्यान रखिएगा। सर, फेज्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ई कैश लेजर इन द कस्टम्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। मतलब 1 अप्रैल 2023 से इन्होंने फेज्ड इंप्लीमेंटेशन किया है ऑफ द ई कैश लेजर। तो सर अभी तक इंप्लीमेंटेड नहीं था, लेकिन इन्होंने अब फेज्ड इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया है। द ई कैश लेजर फंक्शनली इज कवर्ड इन सेक्शन नंबर 51A ऑफ द कस्टम एक्ट। It provides enabling provision wherein the importer, exporter, or any person liable to pay the duty, fees, etc. under the Custom Act has to make a non-interest bearing deposit with the government for the purpose of making the payment। मतलब आपको ई कैश लेजर में डिपॉजिट करना है और फिर पेमेंट करना है। सेक्शन नंबर 51A4 प्रोवाइड दैट सीबीआईसी बाय नोटिफिकेशन कैन एग्जम्प्ट कि सर आपको जब भी ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट पे करना है तो आपको हमेशा ई कैश लेजर पे यूज करना है। लेकिन सर सेक्शन नंबर 51A4 जब आप पढ़ोगे तो सीबीआईसी बाय नोटिफिकेशन एग्जाम कर सकती है सर्टेन डिपॉजिट्स to which provision of e-cash ledger will not be applicable, and accordingly in first phase from 1st of April to 30th of April CBIC ने एग्जाम किए हैं the following deposit from the provision of section number 51A। मतलब आपको ये सारे केस में ई कैश लेजर का यूज नहीं करना है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of April अप टू 30th of April। सीबीआईसी ने ये बोला है। तो सर आपको ई कैश लेजर यूज नहीं करना है विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड इन कस्टम स्टेशन वेयर कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम इज नॉट इन प्लेस। जहां पे कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम ही नहीं है वहां ई कैश लेजर आप कैसे यूज करोगे? तो इन्होंने बोला वहां ई कैश लेजर यूज करने की जरूरत नहीं है फॉर द पेमेंट ऑफ योर ड्यूटी, फीस एक्सेट्रा। सर विथ रेस्पेक्ट टू अकम्पनीड बैगेज, आप इंडिया के बाहर से आ रहे हो, आप अपने साथ बैगेज लेके आए और बैगेज रिलेटेड आपको कोई ड्यूटी का पेमेंट करना है, तो सर आप जब वहां पे एयरपोर्ट पे खड़े हो आप ड्यूटी का पेमेंट करोगे तो आप कैसे करोगे? अब सर पैसेंजर है, पैसेंजर के पास थोड़ी ना ई कैश लेजर अंडर द कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम होगा। कोई बात नहीं, आपके केस में भी ई कैश लेजर जरूरी नहीं है, आप चेक या डीडी के थ्रू बेसिकली पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड एट इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल ई कैश लेजर की जरूरत नहीं है अदर देन those used for making electronic payment of any duty of custom including cess। sir other than those used for making payment of electronic payment of any duty including cess, surcharge, IGST, GST compensation, cess, interest, penalty or any other amount payable under the act or custom tariff act। sir other than, जब आपको अदर देन दोज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। सर अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कब कब नहीं करना पड़ता है? अगर आपको याद है तो यहां पे बोला गया था इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैंडेटरी होता है अगर बिल ऑफ एंट्री वेयर ड्यूटी इज मोर देन 10,000। तो सर अगर समझ लीजिए मेरे यहां पे अदर देन दोज विच आर मेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, मतलब समझ लीजिए मेरा ड्यूटी पेमेंट सिर्फ 5,000 रुपए का है, तो ये बोल रहे हैं अदर देन एक्सेप्ट दोज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ any duties of custom, IGST, GST compensation, cess, interest, penalty, fees और any other amount। तो ये बोल रहे हैं समझ लीजिए आपको ड्यूटी का पेमेंट करना है सिर्फ 5,000 रुपए, तो सर उस केस में भी ये बोल रहे हैं ई कैश लेजर का आप यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा। यही यहां बोला गया है अदर देन दोज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, अदर देन दोज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। जब आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना है तब तो आपको ई कैश लेजर यूज करना है, लेकिन सर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट तब करना पड़ता है जब आप एक्रेडिटेड क्लाइंट प्रोग्राम में हैं या फिर सर बिल ऑफ एंट्री वेयर द अमाउंट पेबल इज मोर देन 5,000। तो सर अगर समझ लीजिए अमाउंट पेबल इज लेस देन मोर देन और इक्वल टू, तो अगर अमाउंट पेबल लेस देन 5,000 है तो उस केस में भी आपको ई कैश लेजर की यूज नहीं करना पड़ेगा, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इन सेकेंड फेज अब फ्रॉम 1st of May 2023 द एग्जम्पशन साइटेड अबव वुड कंटिन्यू। मतलब फ्रॉम 1st of May 2023 ये सेम एग्जम्पशन कंटिन्यू हो रहा है, मतलब आपको इन सारे पेमेंट्स के लिए ई कैश लेजर यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस यहां पे एक चेंज आ गया है, एक्सेप्ट फॉर द डिपॉजिट विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड एट इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल। मतलब इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल्स पे अब जब आपको पेमेंट करना पड़ेगा तो आपको ई कैश लेजर के थ्रू ही पेमेंट करना पड़ेगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of May 2023। तो सर अगर मैं आपसे फाइनल कंक्लूजन यहां पे बोलूं तो ई कैश लेजर का आपको यूज कब नहीं करना है? नंबर 1 सर अगर आपको कहीं भी पेमेंट करना पड़ा एट ए कस्टम स्टेशन जहां पे कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है, अनअकम्पनीड बैगेज के लिए। थर्डली इसके लिए तो आप विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of May 2023 ई कैश लेजर का यूज करना पड़ेगा। एंड सर थर्डली आपको ध्यान रखना है एनी अदर पेमेंट अदर देन
other than those used for making electronic payment of, sir, any custom duty including cess surcharge, IGST, GST compensation cess, interest penalty or any other amount payable under the act or custom tariff act. सर उस केस में बेसिकली आपको ई कैश लेजर यूज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ये बोल रहे हैं यहां पे। डन सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा 1, 2 एंड 4 के लिए आपको ई कैश लेजर यूज करने की जरूरत नहीं है, इनको याद रखिएगा एग्जाम पर्पस के लिए। उसके बाद सर नेक्स्ट पॉइंट यहां बोल रहे हैं सेक्शन नंबर 51 बी की लेवी ऑफ ड्यूटी, लेजर फॉर ड्यूटी क्रेडिट, लेजर फॉर ड्यूटी क्रेडिट। सर सेक्शन नंबर 51 बी बोल रहा है कि रेमिशन ऑफ एनी ड्यूटी, टैक्सेस, लेवी chargeable on material used in the manufacture of goods that are exported or any financial benefit। अब अगर आपको गवर्नमेंट कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट देना चाहता है, समझ लीजिए आपको कोई ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप वगैरह देना चाहता है, तो गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि हम ये क्रेडिट कर देंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर। जैसे अपना जीएसटी में ई क्रेडिट लेजर होता है, वैसे ही कस्टम में ये इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर मेंटेन करेंगे अंडर द कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम। और अगर आपको गवर्नमेंट कोई भी बेनिफिट वगैरह देना चाहती है, कोई भी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप, कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट देना चाहती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ड्यूटी क्रेडिट लेजर में उस बेनिफिट को क्रेडिट कर देगी। और सर ड्यूटी क्रेडिट में भी यूज बाय द पर्सन टू हुम इट इज इशूड, मतलब आपको अगर ड्यूटी क्रेडिट दिया गया था तो आप भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर से किसी और पर्सन को भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो सर, और द पर्सन टू होम इट इज ट्रांसफर्ड, और इसको यूज किया जा सकता है टुवर्ड द पेमेंट ऑफ द ड्यूटी अंडर दिस एक्ट और द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आ जाइए आगे ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट में आ जाइए, आ जाइए ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट में आ जाइए, ट्रांसशिपमेंट में। अब सुनिए, अब जो नेक्स्ट यहां पे बोला गया है ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स। सर ये ट्रांजिट क्या होता है और ये ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, फटाफट समझा देता हूं, सुनिए। सर सेक्शन नंबर 52, 53 और 54 हम यहां पढ़ने वाले हैं, 53 एंड 54। सर सेक्शन नंबर 52 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 52 बोलता है जो हम प्रोविजन पढ़ने वाले हैं वो एप्लीकेबल नहीं है बैगेज को, वो एप्लीकेबल नहीं है पोस्ट को, और वो एप्लीकेबल नहीं है स्टोर्स को। बैगेज, पोस्ट और स्टोर्स के केस में जो अभी हम प्रोविजन पढ़ने वाले हैं ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट के, वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बैगेज, पोस्ट एंड स्टोर्स के केस में ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट का सेपरेट प्रोविजन है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए ट्रांजिट क्या होता है। ट्रांजिट होता है, समझ लीजिए ये यूएस से एक शिप आ रही थी कार्निवल, ठीक है सर। कार्निवल ने क्या किया, कार्निवल ने समझ लीजिए 4 कंटेनर्स लेके आ रही थी। अब क्या होगा, कार्निवल इधर रीच हो गई, ठीक है। रीच होने के बाद क्या किया कार्निवल ने जो कार्निवल शिप थी उससे दो कंटेनर यहां अनलोड कर दिए, और बाकी 2 कंटेनर सेम शिप में कार्निवल शिप में ही आगे चले गए केरला पोर्ट, या सर यहां से चले गए ऑस्ट्रेलियन पोर्ट, नेक्स्ट पोर्ट चले गए। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है सर, अगर सेम शिप में गुड्स एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जा रहे हैं तो सर इस पोर्ट के लिए ये जो बाकी 2 कंटेनर है ना जो आगे जा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिट कार्गो, और ट्रांजिट कार्गो के ऊपर द ड्यूटी नहीं दिया जाता, बस इतना का ही ध्यान रखना है। और सर ट्रांसशिपमेंट क्या होता है वो समझिए। सर गुड्स आ रहे थे इस कार्निवल में, ठीक है। अब समझ लीजिए 4 कंटेनर आए थे, चारों कंटेनर अनलोड हो गए, 2 कंटेनर तो मुंबई पोर्ट पे क्लियर कराए जाएंगे तो वहां पे ड्यूटी लगेगा। बाकी 2 कंटेनर नए शिप में, देखिए बाबा, नए शिप में लोड होके फिर आगे जा रहे हैं, चाहे केरला पोर्ट या इंडिया के बाहर। बेटा आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी शिप चेंज हो तो उसे हम ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं, जब शिप चेंज नहीं होता है उसे हम ट्रांजिट बोलते हैं। बट हमेशा ड्यूटी वहीं लगेगा जहां गुड्स अल्टीमेटली क्लियर हो रहे हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। सेक्शन नंबर 33 बोलता है गुड्स इन ट्रांजिट, फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन द सेम कन्वेंस इज ट्रांजिट। मतलब आए 4 कंटेनर, सर आए 4 कंटेनर, 4 कंटेनर में से 2 अनलोड हो गए तो इन 2 के ऊपर ड्यूटी यहीं लगेगा। बाकी 2 सेम शिप में जो आगे जा रहे हैं, तो सर इन 2 को हम ट्रांजिट कार्गो बोलते हैं, और इन पे ड्यूटी या तो केरला पोर्ट पे लगेगा, और इंडिया के बाहर जा रहा है तो इंडिया के बाहर का गवर्नमेंट डिसाइड करेगा ड्यूटी लगाना है या नहीं लगाना है। तो सर ये बोल रहा है यहां पे वेयर एनी गुड्स imported in a conveyance plus mentioned in the arrival manifest, import manifest, import report as
ट्रांजिट विद इन और आउटसाइड इंडिया, मतलब जब ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट वगैरह फाइल किया जाता है, इधर लिख दिया सर 2 लैंडिंग कार्गो है, मतलब इस ऑफिसर को पता चल गया 2 लैंडिंग कार्गो है, रिमेनिंग 2 ट्रांजिट कार्गो है, मतलब नीचे रहने वाला कार्गो है जो आगे जाएगा, एंड हेंस The proper officer will allow the goods and conveyance to transit without payment of duty, मतलब 2 कंटेनर अनलोड किए उस पर ड्यूटी दे दिया जाएगा, बाकी जो 2 कंटेनर ट्रांजिट कार्गो थे उनको अनलोड भी नहीं किया जाएगा, वो शिप पे ही रहेंगे और आगे जाएंगे और जहां क्लियर होगा वहीं ड्यूटी लगेगा। सेम डॉक्यूमेंट विल कंटिन्यू, मतलब वही इंपोर्ट मैनिफेस्ट आगे तक चलेगा, एंड नो न्यू डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। इंपोर्ट ड्यूटी डेस्टिनेशन पोर्ट या डेस्टिनेशन स्टेशन, जो डेस्टिनेशन पोर्ट्स हैं वहां दिया जाएगा जहां अल्टीमेटली गुड्स क्लियर कराए जाएंगे। उसके बाद आता है ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट और ट्रांजिट में कोई डिफरेंस नहीं है अदर देन द पॉइंट कि सर गुड्स इन ट्रांजिट में क्या होता है, ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है, सारा गुड्स यहां अनलोड किया जाएगा, 2 जो क्लियर कराना है उस पर ड्यूटी लगेगा, बाकी 2 को नए शिप में लोड करके आगे भेजा जाएगा, इसलिए उसे ट्रांसशिपमेंट कार्गो बोलते हैं। अब सुनिए, फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन अदर कन्वेयंस इज ट्रांसशिपमेंट। और सर अगर एनी गुड्स इंपोर्टेड इन ए कन्वेयंस प्लस अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट में लिखा हुआ है एज ट्रांसशिपमेंट विद इन और आउटसाइड इंडिया, तो जो प्रॉपर ऑफिसर होगा इस पोर्ट पे वो क्या करेगा, वो उन गुड्स को ट्रांसशिप होने देगा विदाउट पेमेंट ऑफ एनी ड्यूटी, कोई ड्यूटी बीच वाले जो पोर्ट में है नहीं लिया जाएगा। और सर बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर फॉर ट्रांसशिपमेंट, मतलब जब इन गुड्स को आगे लोड करना है तो यहां पर्सन इंचार्ज तो डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो ये ऑफिसर से एक बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट साइन कराना है ताकि ये गुड्स को लोड कर सके दूसरे शिप में। उसके बाद बोला गया है इंपोर्ट ड्यूटी हमेशा डेस्टिनेशन पोर्ट या डेस्टिनेशन स्टेशन पे ही लगेगा। और सर एक बात याद रखिएगा, अगर इंडियन गवर्नमेंट और समझ लीजिए श्रीलंकन गवर्नमेंट है, इंडिया से कुछ गुड्स ट्रांसशिप होकर आगे जाने वाले हैं, तो उस केस में ये बोल रहे हैं व्हेन गुड्स आर बीइंग ट्रांसशिप अंडर ए इंटरनेशनल ट्रीटी और बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, ए डिक्लेरेशन इंस्टेड ऑफ ट्रांसशिप बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट कैन बी प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर, मतलब ये प्रॉपर ऑफिसर को इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग ए बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट आप एक डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट भी प्रेजेंट करोगे और वो उसको पास कर देगा तो भी आप ट्रांसशिप कर सकते हो गुड्स को। बस यही बोला गया है। बस बस क्लोज करता हूं अपना डिस्कशन ऑन इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ट्रांसशिप एंड ट्रांसशिपमेंट। याद रखिएगा ट्रांजिट का केस में वेसल चेंज नहीं होता, ट्रांसशिपमेंट का केस में वेसल चेंज होता है। हाउएवर दोनों ही केस में ड्यूटी इज ऑलवेज पेएबल, जो जहां गुड्स अल्टीमेटली क्लियर होंगे वहीं ड्यूटी दिया जाएगा। क्लोज करता हूं अपना डिस्कशन ऑन इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट, बी ग्रेडेड चैप्टर, इंपोर्ट प्रोसीजर बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लोज करेंगे अपना डिस्कशन ऑन इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट।